नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस अभी पूरी यात्रा पे है और ये पूरी यात्रा का भाग 6 है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर उसके आसपास की जगह। पिछले भाग में हमने कोणार्क दिखाया था और कोणार्क से जब हम भुवनेश्वर जाते हैं तो हमें सबसे पहले पड़ता है धौली। धौली वह जगह है जो कि भारतीय इतिहास में इसका भी बहुत ही महत्व है और ये हमें तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक ले जाती है। बता दूं कि धौली वह जगह है जहाँ से कि युद्ध से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था, युद्ध से धर्म का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसी जगह पे, इन्हीं मैदानों पे राजा अशोक ने अपने युद्ध के मार्ग को छोड़कर शांति का मार्ग चुना था और भगवान गौतम बुद्ध की शरण में जाके मध्यम मार्ग की ओर अनुसरण किया था। तो चलिए धौली के बारे में कुछ और जानते हैं। तो सबसे पहले इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो धौली है यह एक पहाड़ी है और आपको बता दूं कि जब आप पुरी से भुवनेश्वर जाएंगे, कोणार्क से भुवनेश्वर जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ता है। दरअसल भुवनेश्वर शहर का ही एक बाहरी किनारा है और इस पहाड़ी से पूरे भुवनेश्वर के काफ़ी सुंदर रमणीक दर्शन होते हैं। एक विहंगम दृश्य भुवनेश्वर का दिखता है। मैं इस जगह के बारे में बता दूं कि धौली जो है तोसली शब्द का ही अपभ्रंश है। तोसली जो प्राचीन काल में कलिंग की राजधानी हुआ करती थी और ये जो जगह है ये अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे 1-2 किलोमीटर अंदर पड़ती है। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये जगह है और यहाँ पे इसकी ख्याति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सम्राट अशोक की 12 जो राजाज्ञाएँ हैं जो कि कलिंग में शासन चलाने के लिए उन्होंने दी थी, वो यहाँ पे एक पत्थर पे खुदी हुई है। क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं आपको भगवान धौलेश्वर महादेव का जो टेम्पल दिखाया ही है अभी, और साथ में आपको जापानियों द्वारा बनाया गया एक पैगोडा दिखा रहा हूँ जो कि जापानियों द्वारा एक बौद्ध भिक्षु की याद में बनाया गया था। काफ़ी खूबसूरत जगह है और जब भी यहाँ आते हैं तो टूर प्लान में भी किसी भी टूर वाले को बोलेंगे, गाड़ी वाले को बोलेंगे तो घुमाएगा ही। अगर नहीं जानते हैं तो भी इस जगह को एक बार देखने ज़रूर आइए। दोस्तों, ये जो धौली है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यह तोसली के नाम से जानी जाती थी जो कि कलिंग की राजधानी थी। और यहीं जो आप नीचे विशाल जो मैदान देख रहे हैं, यहीं पे कलिंग का जो बड़ा युद्ध, महान युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों को मारने के कारण, जिसके पश्चाताप के कारण राजा अशोक ने अब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उन्हें काफ़ी दुख हुआ था। उसके बाद से उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति का प्रचार करना चालू किया और यहीं से वे बौद्ध भिक्षु बन के, राजा होने के बाद भी बौद्ध भिक्षु बने। काफ़ी इसका समृद्ध इतिहास है और इसको देखते हुए तो लगता है कि इसमें काफ़ी मेरे को घूमना था, मैंने इसे कम समय दिया। दोस्तों, धौली से अब हमारा पूरी तरह से प्रवेश हो चुका है भुवनेश्वर शहर में। काफ़ी खूबसूरत शहर है, चौड़ी सड़कें हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है कि लगभग 500 के आसपास प्राचीन मंदिर इस शहर में हैं। तो इसे तो एक्सप्लोर करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ मुख्य जो जगह हैं उन्हीं को हम आपको दिखा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ लिंगराज टेम्पल, जो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना इसी को बोलते हैं। अशोकनगर यहाँ से चालू है। दोस्तों, जिसे हम भुवनेश्वर कहकर उड़ीसा की राजधानी के रूप में जानते हैं, प्राचीन काल में भी सोमवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और उन्होंने ही अपनी राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए आगे अपन इस खूबसूरत रास्तों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा मंदिर है बगल में? रामेश्वर। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये भारत का एक ऐसा प्रख्यात मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव और विष्णु दोनों की एक साथ एक ही रूप में पूजा होती है। यहाँ पे भगवान शिव की जो लिंग हमको दिखता है अंदर जाने से, वैसे अंदर तो प्रवेश नहीं दिया जाता है कैमरा वैमरा लेके, लेकिन मैं इसलिए मंदिर आपको बाहर से ही दिखाऊंगा। अंदर जाने से जो हमें जो लिंग दिखता है वो भगवान शिव के लिंग के रूप में भी पूजा जाता है और भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए इसे संयुक्त रूप से हरि और हर मतलब हरिहर कहा जाता है। अब भगवान विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त आराधना होती है। ये
जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, शिवरात्रि हो चाहे दीपावली हो, हर उत्सव को यहाँ बहुत ही गरिमामय तरीके से मनाया जाता है। इसलिए हरिहर के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। साथ ही माता, क्योंकि भुवनेश्वर जो है माता भुवनेश्वरी के नाम पे इस शहर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो सामने जो सरोवर टाइप का आप देख रहे हैं, वहाँ पे माता ने 2 राक्षसों का वध किया था। इसे बिंदु सरोवर कहा जाता है और यहाँ नहा के इस मंदिर का दर्शन किया जाता है। 11वीं सदी का यह प्रख्यात मंदिर लिंगराज, जो कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बंद था, उसे आज ही प्रारंभ किया गया था। अब पहले दिन दर्शन करने वाले हम लोग दर्शनार्थी थे, पर कुछ गाइडलाइन थी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बूढ़ों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वही नियम हमारे साथ भी लागू किया गया। और साथ ही यहाँ पे ऐसा है कि ये जो मंदिर है, यहाँ पे आप गैर हिंदू नहीं प्रवेश कर सकते। यह सख्ती से पहले से ही पालन किया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। एक मंदिर नहीं है, ये 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक निर्मित कम से कम 108 मंदिरों का समूह है। और आसपास के मंदिर मिला दिए जाएँ तो यहीं आसपास में 200-250 मंदिर होते हैं। दोस्तों, लिंगराज मंदिर के दर्शन के बाद हम गए 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल द्वारा निर्मित उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को देखने, जो भुवनेश्वर का तीसरा बड़ा आकर्षण है और काफ़ी प्राचीन है। लेकिन क्योंकि रात्रि हो चुकी थी, रोशनी की उतनी व्यवस्था नहीं थी और अंधेरा भी था, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया और बनाता भी तो उसको आपको दिखा पाना संभव नहीं था। तो इसलिए उसके लिए अगली बार कभी जाएंगे जब, तो कभी दिखाएंगे आपको। काफ़ी खूबसूरत जगह हैं खंडगिरी और उदयगिरी भी। पहाड़ों को काटकर जैन सन्यासियों के लिए, हिंदू सन्यासियों के लिए, बौद्ध सन्यासियों के लिए गुफाएं बनाई गई हैं। जब भी भुवनेश्वर जाएं यहाँ ज़रूर जाएं। तो वीडियो नहीं दिखा पाया, कभी संभव होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए भुवनेश्वर के इस खूबसूरत शहर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी व्यवस्थित शहर है। माता भुवनेश्वरी के नाम पर इस शहर का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल से भी कलिंग और उड़ीसा उत्कल क्षेत्र की राजधानी थी, अभी भी उड़ीसा की राजधानी है। और लगभग 10 से 12 लाख की इसकी जनसंख्या होगी। और ये साफ़ सफाई के मामले में पूरे भारत में काफ़ी समय तक जो भारत सरकार की जो रेटिंग आती है उसमें नंबर 1 रहा है, अभी भी टॉप 10 में रहता है। और भारत का सबसे पहला ये स्मार्ट सिटी घोषित होने वाला शहर है। दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी होने के साथ साथ पूरे भारत का एक सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक नगर है। यहाँ कई उत्तम शिक्षा संस्थान हैं। साथ ही यह नगर लगभग 7वीं शताब्दी की ओर ले जाता है। यहाँ पे कई सारे मंदिर 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं। खुर्दा जिले में स्थित यह नगर भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा राज्य की राजधानी है और रेल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और काफ़ी सुविधाएं हैं। तो अगले भाग में आपको भुवनेश्वर की कुछ और जानकारियाँ दूंगा और लगभग भुवनेश्वर के ऊपर ही निर्मित होगा अगला जो मेरा वीडियो आएगा। तो मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो नए आए हों सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में।